Hello students, my name is Gargi and this is our one short video, and this video will prepare you for your board exams. Okay, so what we are going to do in this video is we are going to take a chapter and a poem, and I am going to summarize it. I am going to tell you questions that are going to be there, the type of questions that are going to be there in your board exams. Okay, so today for this video we are going to take from the Diary of Anne Frank, our chapter, and the poem with it, which is Amanda. Okay, so first of all, let's take the summary that what happens in the chapter. Okay, so from the Diary of Anne Frank. Now obviously, as the title goes, it's about a girl named Anne Frank. So Anne Frank, a 13-year-old girl. Now this girl is 13-year-old and was gifted a diary by her father. So she decided to write in her diary, which she considered to be her best friend in the loneliness, and named it Kitty. Now this girl, Anne Frank, she is very lonely. Okay, so her father वो उसको एक डायरी गिफ्ट करते हैं, तो she decides कि वो उसमें लिखेगी अब, because she is alone, she doesn't have a lot of friends. तो वो डिसाइड करती है कि वो उस डायरी में लिखेगी, और वो उस डायरी को एक नाम भी देती है, which is what? Name Kitty. She began writing in June 1942. In her first entry, she expressed her desire to confide everything to the diary, as she hadn't been able to do so to anyone else. Now her first entry, जो उसकी डायरी में जो पहली एंट्री है, वो है जून 1942 की. ओके, एंड उसकी पहली जो एंट्री है उसमें क्या लिखने की कोशिश करती है, वो सारी चीज़ें वो बता देती है जो वो शायद किसी और को नहीं बता पाती है, क्योंकि उसके सेम एज वाले कोई भी उसके दोस्त तो है नहीं. ओके, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कांट टेल योर पेरेंट्स और मे बी योर फैमिली मेम्बर्स. तो वो ऐसी सारी चीज़ें वो क्या करती है, उस डायरी में लिखने की कोशिश करती है. She felt that paper had more patience than people. Secondly, she thought that nobody would be interested in her diary as she was a small girl. Okay, so first reason, जो अपने वो सारे सीक्रेट्स, अपनी सारी डिज़ायर्स है, अपनी सारी विशेज़ है, वो सब उस डायरी में क्यों लिख रही है? फर्स्ट रीज़न तो उसका ये है कि उसको ऐसा लगता है दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, कि इफ़ आई एम टेलिंग समथिंग टू अ पर्सन, ओके, एंड वो पर्सन अगर पेशेंट नहीं है मेरी बात सुनने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट भी लूज होता जाएगा धीरे धीरे. बट पेपर के साथ ऐसा नहीं है, आप जितना चाहें उसमें लिख सकते हैं, बट पेपर कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि स्टॉप राइटिंग, आई एम डन, या आई एम इरिटेटेड, या आई एम बोर्ड. ओके, सो दैट्स व्हाई शी इज राइटिंग इन दैट डायरी. एंड द सेकेंड थिंग दैट शी थिंक्स इज दैट कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा. अगर वो अपनी सारी विशेज़ या अपने सारे सीक्रेट्स लिख भी देती है उसमें, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कोई पढ़ेगा तो है नहीं, क्योंकि छोटी सी बच्ची उसकी डायरी में या उसके लिखे हुए किसी भी चीज़ में किसी को क्या ही इंटरेस्ट होगा. ओके, एंड एन कॉल्ड हर फादर द मोस्ट अडोरेबल पर्सन. ही वॉज 36 व्हेन ही मैरिड हर मदर एंड हु वॉज जस्ट 25. तो वो उस डायरी में सारी चीज़ें बताती है कि उसके जो फादर हैं, ही इज़ लाइक दैट अडोरेबल पर्सन, जो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं. और जब उन्होंने शादी की थी उसकी मदर से, दैट टाइम ही वाज 36 एंड मदर वाज 25. शी हैड एन ओल्डर सिस्टर मार्गो, जो थी उसकी एक ओल्डर सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर थी उसकी. शी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर, बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड. उसके आसपास अराउंड 30 पीपल थे, बट उसका कोई अच्छा फ्रेंड नहीं था. दैट्स वाई मे बी शी स्टार्टेड राइटिंग इन दैट डायरी, क्योंकि कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो वो अपनी जो सारी सीक्रेट्स है या जो सारी गॉसिप है वो सब क्या करती है, उस डायरी के अंदर लिखती है. दे लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट फॉर सम टाइम, बट एज दे वर ज्यूइश दे हैड टू माइग्रेट टू हॉलैंड फॉर रेफ्यूज. नाउ वो लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे, बट they were Jewish of course, so they had to move to Holland refuge के लिए. She was sent to Montessori nursery school. She stayed there until she was 6. At her farewell, she and her mistress, Mrs. Capers, had tears in their eyes. Now that headmistress and this child, they had a very great relationship. They were very close. So when she had to leave,
they both were very sad about it. Okay, in the summer of 1941, her grandmother fell ill. She had to be operated upon, but she died in January 1942. It gave a shock, and she did not write her diary in that period, but after that she wrote again as she thought of her grandmother's love and affection. Now she was very close to the grandmother. उसकी grandmother से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत close थी. And when she dies, तो उसको एक शॉक सा लगता है और वो डायरी लिखना कुछ टाइम के लिए बंद कर देती है, बट वो फिर से डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है. क्यों? क्योंकि वो जब अपनी मदर के लव और अफेक्शन के बारे में सोचती है, देन शी थिंक्स कि उसको वो डायरी में लिखना चाहिए या उसकी ग्रैंड मदर के बारे में डायरी में लिखना चाहिए, तो वो वापस से डायरी लिखना शुरू कर देती है. एंड वॉज नॉट गुड एट मैथ, so she and her friends were always worried about it, but she was sure that she would go to the next class. Okay, she was not good at math. मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी मैथ मेरी बहुत अच्छी नहीं है. So एन जो थी उसकी मैथ अच्छी नहीं थी. नाउ उसके और उसके फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा वरीड रहते थे इसी बात को लेके, क्योंकि मैथ पास नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएंगे. She always considered teachers to be the most unpredictable creatures on the earth. उन्हें ऐसा लगता था कि जो टीचर्स होते हैं वो दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स, मतलब आप नहीं जानते कि वो नेक्स्ट मोमेंट पे क्या कर देंगे, ऐसे क्रीचर्स मानते थे. सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज होप. तो उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि भाई डोंट लूज होप, समथिंग विल हैपन, कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम लोग मैथ पास कर लेंगे. Anne was a good student and had a good relationship with all the teachers except Mr. Keesing, okay, who taught her math. Now अभी मैथ ही पसंद नहीं है तो मैथ वाले टीचर के साथ कैसे रिलेशन अच्छा होगा. तो सारे टीचर्स के साथ तो she had a very good relationship, but with the math teacher it was not that good. क्यों? क्योंकि उस मैथ ही पसंद नहीं थी तो प्रॉब्लम्स आती थी. He was always annoyed by her talkative nature. He used to give her extra homework as punishment. He asked her to write an essay on a chatterbox. Now he used to be very annoyed with her क्योंकि she was a little talkative. बात करना बहुत पसंद था उसको, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो annoyed रहते थे क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था कि क्लास में वो इतनी बात करती है या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है कई बार क्लास में बिकॉज ऑफ दैट टॉकेटिव नेचर ऑफ हर्स. तो ही यूज्ड टू बी a little bit annoyed with her. तो वो क्या करते थे, उसको as punishment एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे. भाई जो सबको मिल रहा है वो तो होमवर्क दिया ही है, बट उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया है. अब एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या दिया है कि she has to write an essay. उसको क्या लिखना है, कैसे लिख के लाना है on the topic a chatterbox. Like chatterbox is you call a chatterbox to someone who is talkative. जो बात ज़्यादा करता है उसको, जो चैटर करता है उसको chatterbox बोलते हैं. Okay, so he also put a slip of it on her bag to remind her about it. वो क्या करते हैं, छोटी सी स्लिप बना के उसको होमवर्क का रिमाइंड कराने के लिए उसके बैग में भी डाल देते हैं कि भाई भूल मत जाना, तुमको ऐसे लिख के लाना है चैटर बॉक्स टॉपिक पे. Anne was unable to understand what she could write in the essay. अब एन को समझ में नहीं आ रहा था क्या तो लिखे वो उसके अंदर, कैसे लिखे चैटर बॉक्स पे, कोई कैसे ऐसे लिख सकता है. She started writing to consider it the necessity. She wrote the 3 pages for her satisfaction. She denied it as a feature of a student and also mentioned that she inherited this trait from her mother who also used to talk much. Okay, so उसने क्या किया, एन ने क्या किया, अब उसको जब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे कैसे लिखे, तो उसने उसको एक नेसेसिटी की तरह लिया कि जो बीइंग अ चैटर बॉक्स या बीइंग टॉकेटिव इज व्हाट, बीइंग इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट टू बी टॉकेटिव. कि आप भाई अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करोगे जब आप बात कर पाओगे, ठीक है. तो उसने क्या किया, उसको एज अ नेसेसिटी, लाइक एक स्पेशल फीचर, एक नेसेसरी फीचर एक स्टूडेंट का बना के उसने 3 पेजेस पूरे लिख डाले. एंड शी ऑल्सो मेंशन के ये जो मुझ में ये ट्रेट है, ये जो मेरी क्वालिटी है ऑफ बीइंग टॉकेटिव, मैं जो इतना बात करती हूँ वो कहाँ से आई है, वो मेरी मदर में से आई है, ठीक है. बिकॉज मेरी मदर शी वॉज ऑल्सो बिट टॉकेटिव, तो वो भी मुझे भी वो उन्हीं से मिला है कि मेरी मदर टॉकेटिव थी इसलिए
मैं भी talkative हूँ, so I can't help it, I can't do anything about it. Okay, so Mr. Keesing read Anne's essay in front of the class and laughed at it. He gave her another essay as a punishment on the topic, an incorrigible chatterbox, and quack, 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 said Mistress Chatterbox. Okay, so now this teacher, he takes it as a challenge कि ये तो इसने I think she disrespected me or something, तो उन्होंने क्या किया, उसको और ज़्यादा ऐसे देने शुरू कर दिए as a punishment. Okay, so Anne wanted to write something interesting and different this time, so with the help of her friend San, who was good at poetry, she wrote an essay in verse. So अब वो क्या चाहती थी कि थोड़ा सा कुछ different किया जाए इस बार. ऐसे नहीं लिखते, नॉर्मल सिंपल ऐसे पैराग्राफ्स में ऐसे नहीं लिख के लेके जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं. तो एक उसकी फ्रेंड थी सैन, वो पोइट्री बड़ी अच्छी लिखती थी. सो व्हाट शी डिड वाज शी रोट दैट ऐसे एज अ पोइट्री. एक पोइट्री बना के उसने ऐसे लिखा वर्सेस में. ओके, एंड इट वाज अबाउट 3 डकलिंग्स गोइंग डेड बिकॉज देयर फादर डक बिट देम एज दे क्वैक टू मच. और उसने क्या पोएम बनाई, उसने वर्स में क्या डाला कि एक डक है, ठीक है, फादर डक है, उसने क्या किया, अपने डकलिंग्स हैं उनको बाइट कर लिया है. ठीक है, 3 डकलिंग्स हैं उसके और उनको बाइट कर लिया और वो मर गए. क्यों बाइट कर लिया उनके फादर ने? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे. ठीक है, तो उसने ये एक स्टोरी बना के एक पोएम लिख दी. मिस्टर कीजिंग टुक द जोक इन द राइट वे एंड डिडंट बॉदर Anne for talking after that incident. So now this time Mr. Keesing ने इसको एक positive way में लिया, एक अच्छे तरीके से लिया, and he didn't bother her. फिर उसके बाद उन्होंने उसको ज़्यादा बोला नहीं, चुप रहने के लिए परेशान नहीं किया कि तुम इतना बात मत करो. अब he used to let her talk कि हाँ चलो ठीक है अब तुम बात कर लो. She was not even given any extra homework after that. और उसके बाद उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता था. जितना सबको मिलता था उतना ही उसको भी होमवर्क उसके बाद मिलता था. ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ आवर चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम इज द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. चैप्टर में से आपके पास एक एक्सट्रैक्ट आएगा, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है. तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो MCQs आएंगे एंड देयर विल बी 1 words 1 liners. तो लेट्स सी. ओके, सो द extract that we have here is writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. So as we were doing the summary, I told you कि वो उसे डायरी गिफ्ट मिली तो उसने डायरी लिखना शुरू किया. अब उसने क्यों शुरू किया? क्योंकि उसके पास कोई और नहीं था बात करने के लिए, तो उसके मन में जितनी सारी बातें थी she wanted to get it all out. और उसको ये भी लगता था कि एक 13 साल की छोटी सी बच्ची की, स्कूल जाने वाली बच्ची की डायरी कौन ही पढ़ेगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाट रिटर्न हियर. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये भी पढ़ा था हमने. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड. तो उसने वही वाला जो ये सेइंग थी, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, वो उसने सोची समझी थोड़ा सा, and was sitting at home with my chin in my hands, bothered and listless, wondering whether to stay in or go out. ठीक है, so this is our extract. Now we have a question number 1. To whom does I refer to the given passage? I कौन है इसमें? So Anne, her father, her mother, her sister. So obviously it's Anne, जो कि जिसके सारे dialogues हैं, जो ये सब सोच रही है. ठीक है, so the answer is Anne. Next question we have is paper has more patience than people. Why did Anne say that? क्यों बोला था Anne ने ऐसा कि paper has more patience than people? Anne said that paper has more patience than people because one can rely on the paper to confide
his her secrets and it listens carefully and silently. कोई भी अगर किसी को भी अपना कोई सीक्रेट बताना हो या कोई अपने मन की बात बतानी हो तो वो पेपर पे आराम से लिख सकता है और पेपर बहुत साइलेंटली और बहुत पेशेंटली उसको अपने ऊपर ले लेता है. बट अगर आप किसी और पर्सन को बताओगे तो शायद हो सकता है कि वो इतना पेशेंटली नहीं सुने उस बात को या इतना इंटरेस्टेड नहीं हो आपकी बात में. ओके, सो दैट्स व्हाई Anne said that paper has more patience than people. Next question, find a word in the passage that means deep thought. Deep thought. Okay, so depressed, no, musing. Musing is our word, right? क्योंकि experience तो नहीं होता है, right? Patience भी नहीं होता है, तो deep thought मतलब कौन सा word होगा हमारा? Musing is the word which means deep thought. Okay? यहाँ पे लिखा है जैसे कि depressed and musing, interested in the musing of a 13-year-old school girl. तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ? interested in the deep thoughts of a girl, जो उसके thoughts हैं, जो उसके दिमाग में चल रहा है, उसके मन में जो सारी बातें हैं उसमें कौन ही interested होगा. Okay, so musing is our answer. At what age did the author start writing? ऑथर ने कब लिखना शुरू किया? क्या एज थी उसकी? स्टार्ट किया था जब हमने समरी तब हमारे पास था दैट हर एज वाज व्हाट? 13 years. शी वाज 13 when she got that gift from her father के take this diary and she named it what? Kitty. Okay, what does she say about writing in her diary? क्या बोलती है वो? क्या कैसा बताती है वो उसको डायरी में लिखना जो उसने शुरू किया था? So she says that writing in her diary is a strange experience. कैसे एक्सप्लेन करती है वो उसको? strange experience की तरह, क्योंकि उसको ज़्यादा पता नहीं था लिखने के बारे में, उसने कभी इतना कुछ किया नहीं था. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप, टाइप ए. ओके, तो एक्सट्रैक्ट बेस आएगा टाइप ए. नाउ टाइप बी वी हैव इज विच कैरीज 3 marks. 3 marks के क्वेश्चंस होंगे एंड आपको 40 to 50 वर्ड्स में इसको आंसर करना है. ओके, तो टाइप बी एंड टाइप सी दोनों क्या होंगे? 3 marks के होंगे जिसमें आपको 40 to 50 वर्ड्स में अपना आंसर कंप्लीट करना है. ओके, सो व्हाई डज एन से पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल? हमने बहुत आगे ऊपर 2-3 बार कवर कर लिया है इसको कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल क्यों बोला उसने. अब ये सेम क्वेश्चन आपको 1 लाइन में भी आ सकता है बताने को, आपको 3 marks वाले में भी आ सकता है, 40 to 50 वर्ड में कवर करना है, और आपको लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है सेम क्वेश्चन. दिस वन, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये किसी में भी आ सकता है. सो यू शुड नो हाउ टू इलैबोरेट एन आंसर. आपको कैसे एक आंसर को आपको 1 लाइन में भी लिखना आना चाहिए, आप उसको 40 to 50 वर्ड में भी कवर करना आना चाहिए, और आपको 80 to 70 to 80 वर्ड्स में भी अगर पूछ लिया जाए तो उसमें भी आपको उसको लिखना आना चाहिए. ठीक है. So Anne doesn't seem to have much faith in the people around her. She was living in hiding and couldn't trust people so easily. Moreover, people do react. Sometimes people react rather negative, unpleasant work and violent manners. तो लोगों का थोड़ा सा पता नहीं होता है कि when you are talking to them तो उनका रिएक्शन कैसा होगा. ठीक है, बट पेपर इज एन impersonal and non-reactive object. अभी पेपर तो क्या ही रिएक्ट करेगा, पेपर तो कैसे रिएक्ट कर सकता है? आप उस पर कितना ही लिख दो, वो थोड़ी ना बोलेगा आपको कि रुक जाओ. ठीक है, सो whatever you write on it, it receives it without giving any reactions. कोई रिएक्शन के बिना वो सब कुछ रिसीव करता जाता है जैसे जैसे आप उसको बोलते जाते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Anne feel suffocated? अब एन को सफोकेटेड क्यों फील होता था? सो एन वॉज वेरी सेंसिटिव एंड शी वॉज कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ, हर फ्रेंड्स एंड हर पीपल. उसको वहाँ से जाना पड़ा था, हॉलैंड शिफ्ट होना पड़ा था उनको. ठीक है, तो उसकी वजह से उसके जितने भी फ्रेंड्स थे या जितने भी उसके आसपास लोग थे उन सबको छोड़ के उन्हें आना पड़ा था. She was living in hiding to escape being arrested by the Nazis agents in Holland. Moreover, even with so-called friends, she could not share her intimate and personal feelings and problems. अब उसके जो
थोड़े बहुत जो लोग थे उसके आसपास या जो उसके दोस्त थे उनसे भी वो फीलिंग्स अपनी शेयर नहीं कर पाती थी. सो शी फेल्ट सफोकेटेड, शी वाज लेफ्ट विद नो वन. अब वो उसके पास कोई नहीं बचा था, उसके पास उसकी एक डायरी बची थी जिसमें वो लिख सकती थी. ठीक है, उसके अलावा शी हैड नो वन टू टॉक टू. उसके जो मन में जितनी भी बातें थी या जितने भी उसकी सीक्रेट्स थे या जो भी फीलिंग्स थी उसकी, वो अपनी शेयर नहीं कर सकती थी. दैट्स व्हाई शी वाज फीलिंग suffocated. Okay, next question that we have is describe your views about Mr. Keesing as a teacher. Now Mr. Keesing जो कि मैथ टीचर थे एन के, उनको एज अ टीचर आपको डिस्क्राइब करना है. लाइक व्हाट आर योर व्यूज, आपको अपने व्यूज देने हैं. तो आंसर कैन बी Mr. Keesing seems to be a strict teacher, but he actually believes taking actions with good intentions and for the development of children. He tries to control her bad habit of talking too much, but as soon as he is convinced that her habit does not affect her studies, he overlooks her shortcoming. So he is obviously a good teacher, because when he thought that she is very talkative, तो उनको लगा अगर इसकी स्टडीज को इफेक्ट करेगा तो उसको रियलाइज करवाना जरूरी है दैट शी शुड टॉक लेस. बट जब ही रियलाइज कि नहीं, इसकी जो ये टॉकेटिवनेस है, जो इतना बोलने का इसका नेचर है, वो इसकी स्टडीज को इफेक्ट नहीं कर रहा है, सो ही ignored that after that last essay that she wrote, that poetry that she wrote. So he started ignoring her that talkative nature of hers. Okay, next question is describe Anne's love for her grandmother. Anne का हमको बताना है कि उसकी ग्रैंडमदर को वो कितना लव करती थी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि when she died she was in bit of a shock and she stopped writing in her diary also, right? So when Anne's grandmother died, she stated that no one could understand her intensity of her love for her grandmother. She also said that no one could imagine how much she thought of her, and lighting up extra candles for her during her birthday showed her love for her grandmother. So she thought कि कोई और उसका और उसकी जो ग्रैंडमदर के बीच में जो लव था वो और कोई समझ नहीं सकता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई शी स्टेट्स दैट कि किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, एंड शी लाइट्स एक्स्ट्रा कैंडल फॉर हर ग्रैंडमदर ऑन हर बर्थडे. तो ये चीज़ शो करती है कि हाउ मच लव शी हैड फॉर हर ग्रैंडमदर इवन आफ्टर शी डाइड. शी यूज्ड टू मिस हर सो मच कि वो उनका जो लव था वो कभी कम नहीं हुआ. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स that describe that how much she loved her grandmother. Okay, now type D that we have is what the ones that carries 6 marks each. हर question के आपको 6 marks मिलेंगे and you have to answer them in 100 to 120 words में आपको अपना आंसर खत्म करना होगा. Okay, so first question that we have is Anne wanted to write convincing arguments to prove the necessity of talking. What does this tell you about her? Did she possess a sense of freedom? Explain the values she possessed to justify her in 100 to 120 words. ठीक है, understood the question कि वो जो arguments लिखना चाहती थी कि भाई talkative हूँ but it's very necessary for a student, तो उसमें क्या कोई sense of freedom था? Did she have that sense of freedom in her, and that we have to explain in 100 to 120 words. ठीक है, so Mr. Keesing punished Anne by giving her an essay to write on the topic. जैसे कि उसको एक टॉपिक पे लिखने को दिया था चैटर बॉक्स, और जिसमें उसको बताना था कि how like he just gave her this topic and she had to write on it. So what she wrote, that क्या लिखा था उसने, that it's a very necessary trait for a student has to be talkative. उसको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, and she inherited that trait from her mother, so she can't do anything about it. Okay, inherited that trait. Then in her next essay, which she wrote in verse, she expressed her quality of talking through a story. In the poem, a father swan bites his 3 ducklings to death as he could not bear their excessive quacking.
This changed Mr. Keesing's attitude and he never punished her after that. This shows that besides being talkative, Anne was an intelligent and sensible girl and had a good sense of humor. So when that last poem she wrote, after that, it tells us that she was talkative, but she was intelligent also, right? Because if you are not intelligent, then how you are going to make up all these things? आप ये सारी चीज़ें कैसे बनाओगे? ठीक है, कैसे ये सारे thoughts आपके दिमाग में आएंगे, कैसे creativity आपके दिमाग में आएगी? तो she was creative also, she was intelligent also, and she had a very good sense of humor. बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था उसका, इसीलिए तो उसके बाद जो उसके मैथ टीचर थे उन्होंने he and the whole class, they all laughed and then he let go of that topic that she is very talkative और उन्होंने उसको टोकना वोकना सब बंद कर दिया था. Okay, next is from the diary of Anne Frank, throw light on teacher-student relationship, class atmosphere and discipline. Write a paragraph on the values of these aspects of school and how far these values are necessary for learning and life. Okay, so now you have to write like a paragraph in 100 to 120 words of course, and you have to throw like teacher student relationship पे आपको basically लिखना है, which should include the class atmosphere and discipline also, and why these values are necessary for a student. Okay, so this you have to write a paragraph. The diary of Anne Frank clearly describes the teacher-student relationship, class atmosphere and discipline. Anne, who talks a lot in the class, gets punished by Mr. Keesing, her math teacher. He asks her to write essays as punishment, which is learning in disguise because he wanted her to focus on studies. Now, learning in disguise कैसे था कि वो उसको extra homework देते थे कि वो talkative तो है तो उसको extra homework दे रहे हैं, but that's his way of making her learn things, okay, and make her do extra work ताकि वो और चीज़ें learn कर पाए. ठीक है, जब तक वो उसको push नहीं करेंगे तब तक she won't be able to take out that creativity that she has in herself. Then he cannot be blamed for the punishment as he did it for the development of Anne. Of course, he wanted what's good for Anne. उसके लिए अच्छा ही चाहते थे, उसके लिए कोई बुरा तो चाहते नहीं थे. That's why he gave her the extra homework. The teacher-student relationship is very respectful and sacred. It is also discipline and classroom manners which are essential for every student as well as teacher. Now, discipline, classroom discipline and classroom environment, manners, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा important है एक student और एक teacher दोनों के लिए. क्योंकि अगर टीचर डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो क्लास डिसिप्लिन में नहीं रहेगी, और क्लास डिसिप्लिन में नहीं रहेगी देन दैट लर्निंग प्रोसेस वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. ओके, और क्लास का एनवायरनमेंट भी अगर अच्छा नहीं होगा तो भी लर्निंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी. देन this relationship is clearly shown in Mr. Keesing and Anne Frank actions as they both try to joke on each other but in very humorous and healthy manner. दोनों एक दूसरे पे जोक करने की कोशिश करते हैं but in a very healthy manner. ठीक है, दोनों में से कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है. दोनों का जो जोकिंग है, दोनों का जो ह्यूमर है वो बहुत हेल्दी है. So this healthy relationship is needed everywhere in the class for effective teaching and learning. तो ये तो सब जगह ही होना चाहिए, हर स्टूडेंट टीचर के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होना ही चाहिए. ओके, तो दिस वाज द टाइप डी, द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी द पोएम चैप्टर वी कवर्ड. Now, the chapter understood, I think you understood very clearly. Summary we covered, then extract based questions आएंगे, तो वो I gave you a sample. Then type C and type B and type C 3 mark question जिसको आपको 40 to 50 words में finish करना है. ठीक है, तो उसमें to the point बात करना है, आपको बहुत ज़्यादा पहले का स्टोरी नहीं बताना है, बहुत ज़्यादा उसको elaborate नहीं करना है, बहुत बेसिक आपको टू द पॉइंट बात करना है. देन कम्स दी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो है हमारे, उसमें आपको
चीज़ों को थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश करना है, ठीक है। आपके व्यूज़ आएंगे उसमें, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी उसमें, ठीक है। तो आपको एक आंसर को छोटा करना भी आना चाहिए और आपको एक आंसर को बड़ा करना भी आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो एन फ्रैंक के साथ हमारी एक पोएम है, इट्स कॉल्ड अमेंडा। नाउ जो चैप्टर था, इट टोल्ड अस अबाउट अ गर्ल एंड दिस पोएम इज ऑल्सो गोइंग टू टेल अस अबाउट अ गर्ल। ये भी हमें एक लड़की के बारे में बताएगी, एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताएगी जो अपनी मम्मी से थोड़ी सी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसकी मम्मी उसे कॉन्स्टेंटली नैग करती रहती है, लाइक शी इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग हर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, ये मत खाओ, ऐसे मत खेलो। तो नाउ शी इज फेड अप कि बार बार इतने टोकने की क्या जरूरत है, बिकॉज एज अ चाइल्ड शी डजंट अंडरस्टैंड कि whatever her mother is telling her, it's for her own benefit, but वो उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको क्या लगता है कि she is unnecessarily nagging me, she is unnecessarily bothering me, ठीक है। So now she has this world of hers, her own world she has created, और जब भी उसकी मदर उसको डांटती है या उससे कुछ भी कहती है तो वो उस वर्ल्ड में चली जाती है और वो उसमें खो जाती है, ठीक है। So this is what the poem is about. Let's do the summary really quickly. Okay, this poem expresses the state of a little girl's mind who is constantly instructed about do's and don'ts by her mother. छोटी सी बच्ची के बारे में जिसकी मदर उसको कॉन्स्टेंटली बताए जा रही है कि ये मत करो, ये करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। The girl named Amanda. पोएम का नाम जो है वही हमारी गर्ल का नाम भी है, लिटिल गर्ल का नाम भी है, which is Amanda. And her mother who is irritating her for her mistakes. और उसकी मदर के बारे में, अमेंडा और उसकी मदर के बारे में जो उसको इरिटेट कर रही है। Her mother used to give instructions not to hunch her shoulders, to sit up straight. Her mother reminds her to finish her homework. The little girl Amanda keeps dreaming about freedom of life in the open. तो उसकी मदर, जैसे कि हम सबकी मदर्स करती हैं, थोड़ी देर में कुछ ना कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं। तो अमेंडा को क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि ऐसे स्लाउच करके, ऐसे हंच करके मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, ऐसे अपने शोल्डर स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट बैठो, अपना होमवर्क पूरा करो। और जब उसकी मदर ये सारी चीज़ें उसे बता रही हैं तो वो क्या ड्रीम कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अपनी फ्रीडम के बारे में सोच रही है। दैट काश मेरी फ्रीडम होती, काश मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, मुझे मम्मी की बात नहीं सुननी पड़ती और मेरी लाइफ एकदम फ्री होती, मैं बिल्कुल फ्री होती इन सारी चीज़ों से, ठीक है। सो एट दैट टाइम शी इज थिंकिंग अबाउट हर फ्रीडम। हर मदर ऑल्सो बिलीव्स दैट शी सिट्स इन अ स्लगिश मैनर, थोड़ा सा स्लगिश मैनर में बैठती है, थोड़ा सा लेजी वे में बैठती है वो। टू दिस अमेंडा यूजेस हर इमेजिनेशन टू एस्केप हर parents' day-to-day comments. She claims there is a serene emerald sea with only me as a resident. उसको क्या लगता है जब उसकी मदर उसको ऐसे लाइक डे टू डे लाइफ के बारे में नैग कर रही है या जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रही है, तब वो क्या करती है, वो खो जाती है अपनी दुनिया में। तो उसने एक दुनिया बनाई है जैसे एक एमरल्ड सी है, बिल्कुल शांत एक एमरल्ड सी है, एमरल्ड कलर का, दैट मीन्स ग्रीन कलर का। एमरल्ड दैट यू माइट हैव सीन, ग्रीन कलर का होता है, उस कलर का सी है और वो वहाँ पे गुम हो गई है, बस वो वहीं पे बस वही है और उसके अलावा और कोई है ही नहीं। She finds tranquility in her own made-up universe where there are no boundaries. Amanda imagines herself as a free-spirited mermaid gliding across the green sea's gentle waves. Amidst this, Amanda is also dragged out of her dreams by her mother's questions on whether she cleans her room and shoes. तो जब वो अपने इस वर्ल्ड में होती है तब अचानक से उसकी मदर उसको इस वर्ल्ड से बाहर निकालती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना रूम और अपने शूज क्लीन किए हैं। Amanda has another daydream in which she imagines herself as an orphan wandering freely, barefoot in golden silence and uninterrupted freedom. She utters that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns on her bare feet on the sand. अभी एक वर्ल्ड और है उसका, ठीक है, एक वो एमरल्ड सी वाला वर्ल्ड नहीं है सिर्फ एक, उसने एक वर्ल्ड और बनाया हुआ है
कौन सा? जिसमें शी इज एन ऑर्फन, कोई मम्मी नहीं है, कोई पापा नहीं है, शी इज एन ऑर्फन, जहाँ पे वो बाहर ऐसे इधर उधर घूम रही है, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, एंड कोई उसकी फ्रीडम को इंटरप्ट करने के लिए नहीं है. शी अटर्स दैट शी वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम बाय देन. क्या कर रही होगी वो? अपने नंगे पैरों से जमीन पे पैटर्न्स बना रही होगी, सैंड में क्या कर रही होगी? पैटर्न्स बना रही होगी. वुड लिव अ पीसफुल लाइफ, और अपना शांति से अपना जीवन जी रही होगी. हर मदर nagging complaints breaks her daydream. The mother forbade Amanda not to eat chocolates because of her acne and pimples. She also rebukes her from not looking at her while she is talking to her. Now, the mother, she tells her not to eat chocolates because if she eats chocolate, then she'll get acne. तो उनको चॉकलेट खाने से भी मना कर दिया है. Then she complains that जब वो उससे बात कर रही है तो वो उसकी तरफ देख नहीं रही है. अमेंडा की मदर जब उससे बात कर रही है तो अमेंडा उनकी तरफ नहीं देख रही है. तो now she is complaining, the mother is complaining. Then Amanda is enjoying another dream that now she fantasizes herself as Rapunzel. अभी एक और डे ड्रीम है उसका, एक नहीं दो नहीं, उसका तीसरा भी एक डे ड्रीम है. क्या है? जिसमें वो रपुंजल है. Now Rapunzel की स्टोरी तो सबने सुनी होगी कि Rapunzel was this princess that was kept in a tower and she had these the very long hair. ठीक है? So she was kept in a tower by a witch or something. ठीक है? So this was the story. So now she thinks that she is Rapunzel. अभी उसने क्या सोच लिया है कि वो खुद ही Rapunzel है and a character from a fairy tale and wants to live like her in a huge tower peacefully. एक बड़े से टावर में वो अकेले रहना चाहती है, उसको कोई नहीं चाहिए, अकेले रहना है उसको, सब जगह अकेले ही रहना है. She dreams that she will never let her hair down, hair from the tower like Rapunzel. So the only way Rapunzel could let anyone up was her hair. इतने लंबे बाल थे उसके कि वो जब विंडो से बाल बाहर अपने फेंक देती थी तो anyone could come up. ठीक है? बट अमेंडा क्या बोल रही कि अगर मैं Rapunzel होती तो मैं तो अपने बाल नीचे ही नहीं फेंकती किसी को ऊपर आने के लिए, क्योंकि उसको तो अकेले रहना है. ठीक है? In the tower she will live an alone and peaceful life. She will never allow anyone to come to the tower. Finally, the mother forbids her from being moody because she doesn't want anyone to make her feel guilty that she is harassing her daughter. At this time, the poet has not written any response from Amanda's side. ठीक है? तो अब वापस उसकी मदर उसको उसकी डे ड्रीम से बाहर निकालती है और वो चाहती है कि वो ऐसे रिएक्ट ना करे कि वो उसको परेशान कर रही है. ठीक है? तो इस बार पोएट ने अमेंडा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. अभी तक अमेंडा के क्या रिस्पॉन्सेस थे कि वो अपने डे ड्रीम में चली जाती थी, बट इस बार अमेंडा का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. ठीक है? Okay, so this constant nagging has made her so upset that she has even stopped dreaming of herself as someone else. कि अब इसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं है कि अब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि अब उसने अपना डे ड्रीम करना भी बंद कर दिया है, उसे डे ड्रीमिंग भी छोड़ दिया है कि अभी उसकी मदर तो कॉन्स्टेंटली नैग करती रहेंगी, उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते ही रहेंगे, तो क्या फ़ायदा. तो उसने डे ड्रीमिंग भी अब छोड़ दिया है. She always tries this only in order to escape from the continuing harassment and dominance of her parents. Amanda's parents feel that she is not reacting because she is annoyed. Her actions have made her parents look bad and they are concerned about their image. They are anxious about how society would judge them if their youngster is constantly grumpy. अब उसको बोलते हैं कि इतना grumpy मत हो, कि अगर तुम इतना grumpy रहोगी तो बाकी सारे लोग सोचेंगे हम तुम्हें परेशान करते हैं. ठीक है? तो दे आर वेरी उनको ये नहीं चाहिए कि वो दूसरे लोग ये सोचे कि हम तुम्हें कॉन्स्टेंटली परेशान करते रहते हैं. ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ आवर पोएम कि उसकी डे ड्रीमिंग, उसने क्या क्या वर्ल्ड्स बनाए थे अपने, क्या क्या उसका एक अलग अलग वर्ल्ड था जिसमें वो खो जाती थी जब उसकी मदर उसको परेशान करती थी, एंड उसकी मदर क्या क्या उसको इंस्ट्रक्शंस देती थी, किस किस तरह के क्या क्या पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको, क्या करना है क्या नहीं करना है. सो दिस वाज आवर
पोम. ओके, लिटरेरी डिवाइस की बात करें अगर हम तो alliteration, first one, alliteration is what now? Repetition of sounds. Okay, repetition of initial consonant sounds. अगर initials में initially अगर consonant sounds repeat होते हैं तो उसको हम alliteration कहते हैं. जैसे stop the slouching, sit up straight. ठीक है, sit straight, stop slouching, क्या ये alliteration हो गया. ठीक है, ऐसे ही दो एग्जाम्पल्स और हैं हमारे सामने. नेक्स्ट इज allusion. Now what is allusion? A reference to statement, person, place, etc. from history, religion, literature or any other field. किसी person या किसी कैरेक्टर का अगर रेफरेंस दिया जाता है कहीं से भी, हिस्ट्री से, रिलीजन, किसी और रिलीजन से या कहीं से भी, तो उसको हम allusion कहते हैं. तो यहाँ पे जैसे वो मर्मेड बन जाती है जब वो एमरल्ड सी में होती है, तो शी इज अ मर्मेड. वो अपने आप को कैसे सोचती है, मर्मेड की तरह सोचती है. ठीक है, तो एक तो मर्मेड, दूसरा रपंजल जो प्रिंसेस है, रपंजल. ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास. तो यहाँ पे क्या हुआ है, एल्यूजन यूज हुआ है, किसी कैरेक्टर का, किसी पर्सन का रेफरेंस देना इज एल्यूजन. देन कम्स मेटाफर. मेटाफर तो हम बहुत अच्छे से जानते ही होंगे. मेटाफर क्या होता है? A device which compares two things or qualities which are unlike. Comparison. ठीक है, जैसे orphan who doesn't have nagging parents above their head as Amanda's, और languid emerald sea. क्या qualities are assigned to the sea? Silence is golden, freedom is sweet. Silence is golden. Silence कैसा है? Golden है. ठीक है, और freedom कैसी है? Sweet है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, so this is what you call metaphor. Okay, rhyme scheme. If we talk about the rhyme scheme here, rhyme scheme is A A B A, C C C, A A D A, E E E, A A F A, G G G and A A H A. Okay, so जो first two lines हैं और जो last line है वो A है. After that ये जो है ये अमेंडा का वो इमेजिनरी वर्ल्ड है. ठीक है, और ये उसकी मदर के रिस्पॉन्सेज हैं, ये उसकी मदर के इंस्ट्रक्शंस हैं, और इन रिस्पॉन्स जो अमेंडा दे रही है, जो कि वो अपने वर्ल्ड में खो जाती है, वो ये तीनों हैं. ठीक है, ओके. देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, अब पोम में से भी आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, चैप्टर में से आएंगे तो पोम में से तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो पोम में जो लाइन्स होंगी, अब हमें ये पता होना चाहिए कि पोम में हर लाइन में लिटरेरी डिवाइस कौन सा है या राइम स्कीम क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो हमारा जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे हमने जो लिया है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है वो है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. सो वही वाला है जिसमें वो खुद को इमेजिन कर रही है कि एक एमरल्ड सी है, काम एमरल्ड सी है, एमरल्ड कलर का सी है, एंड द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं है. एंड अ मर्मेड, और मैं कौन हूँ? अमेंडा खुद को क्या बता रही है? एक मर्मेड बता रही है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो वहाँ पे पानी के साथ ब्लिसफुली बहती जा रही है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन? फर्स्ट सेकेंड लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? इमेजरी. नाउ व्हाट इज इमेजरी? जब आप कोई चीज इमेजिन करते हो, किसी सिचुएशन को इमेजिन करते हो, लेकिन एक पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाए, जब आप कुछ लाइंस को पढ़ो और एक पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाए, उसको हम इमेजरी कहते हैं. ठीक है, तो इमेजरी का यूज हुआ है यहाँ पे. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई आर दीज लाइन्स गिवन इन ब्रैकेट्स? ब्रैकेट्स में क्यों लिखी हुई है ये लाइन? क्यों? क्योंकि ये क्या है, उसका इनर सेल्फ रिवील करती है. अमेंडा के मन में क्या चल रहा है, वो उन चीज़ों को बोल नहीं रही है, बट वो उसके मन में चल रहा है. ठीक है, वो उसका इमेजिनेशन है, उसके अंदर जो भी है वो सोच रही है. दैट्स व्हाई क्या उनको किस में लिखा है? ब्रैकेट्स में लिखा है. ठीक है, गिव द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स फ्री फ्लोइंग एक्ट ऑफ गोइंग विद द मोशन एंड फोर्स. मतलब फ्लो के साथ बहते हुए चले जाना है, उसके साथ आगे बढ़ जाना. इज व्हाट? ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली था, मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो ड्रिफ्टिंग का तो क्या वर्ड आ गया हमारे पास यहाँ पे? इसका आंसर एग्जैक्टली ड्रिफ्टिंग.
व्हाट इज द रोल ऑफ मरमेड हियर? मरमेड का क्या रोल है अब यहाँ पे हमारे स्टैंजा में, क्या रोल है मरमेड का? सो मरमेड इज अ पार्ट ऑफ अमांडास फैंटेसी इन हर ओन क्रिएटेड वर्ल्ड as mermaid sails in the sea carefully and effortlessly. जो mermaid है वो खुद को इमेजिन कर रही है कि जैसे एक mermaid एकदम फ्री है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो एकदम काम सी में आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है, वैसे अमांडा भी करना चाहती है, ठीक है? तो अमांडा खुद को mermaid की तरह बनाना चाहती है, वो चाहती है कि वो mermaid बन जाए, ओके? Which word in the extract means opposite of sorrowful? सॉरोफुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्लिसफुली हो जाएगा, ठीक है? ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, हैप्पीली. तो सॉरो मतलब क्या होता है? सैडनेस. सैडनेस का ऑपोजिट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस मतलब ब्लिसफुली, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बीएनसी टाइप जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे, जिनके जो 3 मार्क्स कैरी करते हैं ईच, 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लाइफ ऑन अ टार वुड बी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ एनीवेयर एल्स फॉर अमांडा? भाई टार में रहना क्यों उसके लिए अलग होगा बाकी और कहीं भी रहने से? तो फॉर द आंसर दैट वी हैव इज लाइफ ऑन टार फॉर अमांडा वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर रियलिटी, जस्ट लाइक रपुंजल. इवन शी डिजायर्स टू लिव ऑन टॉप ऑफ अ टार अवे फ्रॉम एवरीडे केओस. क्या चाहती है वो? दिन का, हर दिन का जो ये चिक 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 है उससे दूर रहे, ठीक है? तो दैट्स व्हाई शी वांट्स टू लिव इन अ टार. जो कॉन्स्टेंट नैगिंग है उसकी पेरेंट्स के, उससे दूर रहे. शी सीक्स अ प्लेस ऑफ फुल ऑफ पीस एंड सेरेनिटी. पीस और सेरेनिटी चाहिए उसको, शांति वांति सब चाहिए उसे, इसलिए वो वहाँ रहना चाहती है. दैट्स व्हाई शी विशेस टू लिव इन अ टार. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? नाउ सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया हमको बताना है इस पोएम का कि सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है? सेंट्रल आइडिया क्या होता है जिसके अराउंड वो पूरी पोएम रिवॉल्व कर रही है. तो क्या होगा सेंट्रल आइडिया? The poem Amanda by Robin Klein highlights the importance of upbringing of a child. It points out that upbringing doesn't involve making a child responsible and fit for the society only. It is important to note that upbringing involves understanding from both sides. हमको सिर्फ एक बच्चे को सोसाइटी के लिए परफेक्ट नहीं बनाना है, हमें उसको ये नहीं करना है कि उसको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बना दिया और हो गया, नहीं. We should know that what that child wants. वो बच्चा क्या चाहता है हमें वो भी तो पता होना चाहिए. सिर्फ इतना सही थोड़ी करना है कि बस उसकी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर दो, तो वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उसके वो मत जानो, बट उस बच्चे को सिर्फ एक अच्छा सा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाना है. सो वी शुड नॉट हैव दैट इन माइंड. One cannot just force a child to be civilized and good mannered. Love and proper care is required in nurturing a child. सिर्फ हम उसको मैनर्स सिखा दें और एक परफेक्ट एक आइडियल किड बना दें, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हमें उसको प्रॉपर लव, प्रॉपर केयर भी देनी पड़ेगी, और हमें ये भी जानना है कि व्हाट दैट चाइल्ड वांट्स. वी शुड नो देयर पर्सपेक्टिव आल्सो, राइट? वी शुड नो देयर नीड्स आल्सो, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम. नाउ द टाइटल इज अमांडा. तो छोटा सा एक नोट लिखना है हमको उसके ऊपर. So the title of the poem is Amanda, as it revolves around the upbringing of a little girl named Amanda. Her life is full of struggles where she is denied freedom and expression. Amanda is so much irritated that she escapes reality by living in her imaginative world. Through this getaway, she experiences calmness away from her nagging parents. तो अमांडा क्यों है? क्योंकि पूरी पोएम ही अमांडा के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अमांडा के ही बारे में है, तो पूरी पोएम तो जस्टिफाइड है. पोएम का टाइटल अमांडा होना, राइट? सो अमांडा इसीलिए नाम दिया है क्योंकि दिस पोएम इज ऑल अबाउट अमांडा, अबाउट हर बीइंग इरिटेटेड by the constant nagging of her parents, and about her this different world that she has created for herself, that escape that she has created for herself from that nagging of her parents. Okay, now type D, last type that we have is the questions that carry 6 marks each. 100 to 120 words में finish करना है हमको आंसर को. State the key points of the poem. की पॉइंट्स बताने हैं हमको पोएम के, मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है?
So every child is special in itself and it requires a great deal of patience and love to make them understand this. Parents should give proper space to children as they learn through experiences as well. So now first of all we have to explain the first thing that we understand from it, that a child should be given space. थोड़ा सा उनको अपना एक स्पेस होना चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सकें, ठीक है. दैट कॉन्स्टेंट नैगिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू वर्क, ठीक है. इट कैन बैकफायर समटाइम्स. तो एक चाइल्ड को अपना प्रॉपर स्पेस होना चाहिए उसके पास जिससे कि वो ग्रो कर सके. Okay, one cannot teach one's child everything in one day and expect him or her to behave properly. तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना किसी बच्चे से कि भाई एक दिन में वो परफेक्ट चाइल्ड बन जाए, ठीक है, आइडियल किड बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है. इट इज नेचुरल फॉर अ चाइल्ड लाइक अमांडा टू सीक फ्रीडम एट हर प्लेस. अभी अमांडा के लिए तो नेचुरल है ना उसका इतना ज्यादा परेशान होना है, उसने जो अपना एक वर्ल्ड बना लिया था, दैट इज इट्स तो जस्टिफाइड, क्योंकि द मदर is telling her things to do constantly. Growing up of a child should not be about do's and don'ts only. To have nagging parents judging every action of a child would be more harm than good. Ramin points to the fact that Amanda is forbidden to do anything without seeking permission. So it's upbringing of a child should not be about do's and don'ts. कि ये मत करो और यही करो, ऐसे सेपरेट नहीं कर देना चाहिए बॉक्सेस को कि ये वाला करना है और ये वाला नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए तो अमांडा ने अपना एक अलग वर्ल्ड बना लिया था, क्योंकि वो शी वाज नॉट हैप्पी विद ऑल दैट. शी कांट सिट लेजीली अराउंड, शी कांट ईट चॉकलेट फॉर दैट कुड कॉज एक्ने. वो बहुत सी चीजें जो वो नहीं कर सकती है, बहुत सी चीजें जो उसको करनी है जो शायद किसी को भी करना पसंद नहीं होता है, राइट. हु लाइक्स टू क्लीन देयर रूम, क्लीन देयर शूज, इतना, या होमवर्क करना किसको पसंद है, किसी को नहीं पसंद है. बट अमांडा हैज टू डू ऑल दैट. लाइफ ऑफ अमांडा इज वेरी सफोकेटिंग. बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है उसकी लाइफ, क्योंकि उसकी मदर उसको कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और उसके पास अपना स्पेस नहीं है, अपनी फ्रीडम नहीं है जो वो करना चाहती है वो करने के लिए. Her mother doesn't understand the fact that Amanda is innocent and naive. She is too small to understand the benefit of advice. अब उसकी मदर ये चीज़ नहीं समझ रही है कि she is too small to understand that ये जो constant nagging है या constant instructions हैं वो उसके अच्छे के लिए हैं. Right now she is not liking all that. वो इतना समझ ही नहीं पा रही कि जो है वो सब मेरी भलाई के लिए बोला जा रहा है, ठीक है. We witness miserable failure of parents when Amanda wishes to be an orphan so that she could be free. अब हम क्या देखते हैं कि वो तो इतना तक इमेजिन कर लेती है कि उसके पेरेंट्स ही ना हो, ठीक है. द लेवल ऑफ इमेजिनेशन दैट वी कैन सी हियर, कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि उसने यही इमेजिन कर लिया कि उसके पेरेंट्स ही ना हो, ठीक है. सो दिस इज वेरी अनहेल्दी इन अ वे. ओके, सो दिस वाज वन क्वेश्चन. One more question that we have is, escapism is one way to run away from harsh realities discussed in context to the poem. There is this line that we have, this escapism is one way to run away from harsh realities. क्या जो harsh realities आती हैं हमारे सामने, कई बार हम उसे face नहीं करना चाहते हैं. बहुत सी चीज़ें होती हैं जो there are facts या there are truths that we don't want to face. Situations भी होती हैं हमारे सामने जिनको हम face ही नहीं करना चाहते, तो हम escape करते हैं. हम अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं कि जो हो रहा है होने दो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है. सो एस्केपिज्म, हार्श रियलिटीज या हार्श सिचुएशंस जो होती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस जो होती हैं, उनसे एस्केप करते हैं लोग, ठीक है. तो इसको हमको डिस्कस करना है इन विद रेफरेंस टू या कॉन्टेक्स्ट हमारा जो पोएम है उससे, ठीक है. By going through the whole poem, we come to know that Amanda's parents, especially her mother, keep instructing Amanda all the time. Amanda's mother intention may be to discipline her daughter and make her a mature person, but very frequent checking and instructing, using so many don'ts and leaving no space for the child. अब उसकी मदर तो ये उसका अच्छा चाहती हैं, बट वो उसका अच्छा चाहने की वजह से या उसके अच्छा चाहने के लिए
on that way she doesn't leave any space for her. उसके लिए थोड़ा सा भी स्पेस वो छोड़ ही नहीं रही है, ठीक है, वो तो उसका अच्छा चाहती हैं, तो वो चीज मैनेज नहीं हो पा रही है उनसे. एन एडवाइस इन द फॉर्म ऑफ नैगिंग. अब वो जो एडवाइस है वो क्या बनती जा रही है, नैगिंग का फॉर्म लेती जा रही है. परेशान, इरिटेट कर रही है वो उसको, उनके लिए तो वो एडवाइस है, बट उस बच्ची के लिए वो क्या बनते जा रहा है, नैगिंग, इरिटेटिंग. वो जो सारी एडवाइस है वो इरिटेटिंग होती जा रही है. The reality becomes harsh for them and they try to escape these realities by indulging their own fantasy world. अब बच्चों का क्या होता है कि जो सारी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब उनके लिए ये सारी चीज़ें, होमवर्क भी करना है, छोटा सा तो बच्चा है, उसको आपको होमवर्क भी करवाना है, उसको आपको एक्टिविटी भी करवानी है, उसे आपको एक क्लीन मैच्योर पर्सन भी बनाना है, हाइजीनिक भी बनाना है. तो वो बच्चा क्या होता है, उसको समझ नहीं आता क्या करते, तो उसके छोटे से ब्रेन के लिए, उसके छोटे से बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. तो वो क्या करता है, फिर एस्केप करने की कोशिश करता है. दैट्स व्हाट्स रिटन हियर, कि वो फिर रियलिटी को क्या करता है, एस्केप करना शुरू कर देता है. Here in this poem, life of Amanda is quite frustrating as Amanda is forbidden to do anything without seeking permission. अब वो कुछ भी परमिशन के बिना नहीं कर सकती है, ठीक है, परमिशन लिए बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकती है. और जो उसको चीज़ें पसंद है वो भी वो नहीं कर सकती, चॉकलेट नहीं खा सकती है, उसको ऐसे लेजी वे में बैठना है तो वो भी नहीं बैठ सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है. Continuous instructions of her mother and correcting her all the time leaves a very negative impact on a child's personality. अब वो पूरे टाइम आप अगर किसी बच्चे को टोकते रहोगे या किसी भी इवन अ पर्सन, मैच्योर अडल्ट पर्सन, अगर आप किसी को कॉन्स्टेंटली टोकते रहोगे तो इट बिकम्स इरिटेटिंग, ठीक है. तो वो तो छोटी सी बच्ची है तो उसके लिए भी वो इरिटेटिंग बन गया है. अमेंडा ड्रिफ्ट्स इनटू एन इमेजिनरी सिचुएशन टू एस्केप. अब वो क्या करती है, सबसे भागने के लिए, दूर भागने के लिए क्या करती है, अपना एक इमेजिनरी उसने सिचुएशन बनवा लिया. तो अब वो जब भी उसकी मदर उससे कुछ कहती है तो वो उस दुनिया में चली जाती है और वो सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती है. The parents' behavior is forcing her to do so. As a result, there will not be a balanced development of her personality. Parents need to understand that their child also requires freedom as his or her own space. If no space is given, child will develop one or the other complex and which may hamper his or her normal growth. तो अगर किसी भी बच्चे के साथ ये चीज़ कॉन्स्टेंटली होती जाएगी तो हो सकता है कि वो उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो और जो उसकी ग्रोथ है वो दोनों कहीं ना कहीं इट विल गेट इंटरप्टेड, या उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी. ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन विद द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ आर द क्वेश्चंस गोइंग टू बी देयर, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे, और जो समरी है आपका रिविजन भी हो गया होगा साथ में एक चैप्टर और एक पोम का. In our other videos, we are going to be there to revise you the whole book. Okay, so stay tuned with us. Watch our other videos also. Okay, thank you.